हाय दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इसी चैनल पर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के लेक्चर्स दे रहा हूं। अब मेरे काफी फ्रेंड्स की, मेरे काफी व्यूअर्स की, काफी एस्पिरेंट्स की मुझे रिक्वेस्ट आई, मुझे कहा, उन्होंने सजेशंस दी, एडवाइस दी कि मुझे क्वेश्चंस भी करवाने चाहिए। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा क्यों ना मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊं। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे पास जैसे गेट एकेडमी की बुक थी 2021 की सिविल इंजीनियरिंग की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पूरी बुक को आपको सोल्व कराऊं, बिकॉज हम मेरे कुछ दोस्त होंगे, मेरे कुछ व्यूअर्स होंगे जिनके पास बुक नहीं होगी प्रीवियस ईयर की। तो मैंने सोचा है, मैंने ठाना है कि आपको रोज कुछ ना कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाऊंगा। इससे क्या होगा, एक तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाएंगे, दूसरा आपकी इतनी तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना कि आप गेट क्लियर बिल्कुल ही कर पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा। पहला चैप्टर है ओरिजिन ऑफ सॉइल। ओरिजिन ऑफ सॉइल का जो पहला क्वेश्चन है ना, जो गेट में एग्जाम में पूछा गया है, दैट इज when the product of the rock weathering is not transported as sediment but remain in place is called। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कि जब रोक वेदरिंग हुई, जब रोक मेरे पास था वो तोड़ा गया, किससे तोड़ा गया, फिजिकल वेदरिंग या केमिकल वेदरिंग से। जब वो तोड़ा गया तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, मींस जो सेडिमेंट बन के वहीं जहां वेदरिंग हुई वहीं खड़ा रहा, वहीं बैठा रहा, तो उस सॉइल को क्या कहूंगा। आइए एक एक करके देखते हैं। पहले है एलुवियल सॉइल। मेरी बात सुनिए, एलुवियल सॉइल आपको पता होगा क्या है। एलुवियल सॉइल वो सॉइल है जो रिवर के पानी से ट्रांसपोर्ट की जाती है, बट यहां कहा गया है कि यहां जो प्रोडक्ट है दैट इज नॉट ट्रांसपोर्टेड, तो एलुवियल सॉइल तो होगा ही नहीं। सेकंड है ग्लेशियल सॉइल। ग्लेशियल सॉइल भी ट्रांसपोर्ट की जाती है ग्लेशियर से, मींस ये भी क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में है ट्रांसपोर्टेड नहीं हुई मेरी सॉइल। लास्ट की बात करूंगा, एओलिन सॉइल। एओलिन सॉइल क्या होती है, जो सॉइल ट्रांसपोर्ट हुई हो एयर से, बट ये तो ट्रांसपोर्ट हुई नहीं, इसको भी क्रॉस कर दूं। जो लास्ट है मेरा रेजिडुअल सॉइल, ये है एक्चुअली मेरा आंसर। रेजिडुअल सॉइल क्या होती है कि रेजिडुअल सॉइल वो होती है जब रॉक की वैदरिंग होती है ना, तो जो सॉइल है वो कहीं उड़कर, कहीं बहकर, कहीं भी ट्रांसपोर्ट होकर नहीं जाती, वो अपने पेरेंट रॉक के पास पड़ी रहती है। आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर सैंड ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल पार्टिकल्स द वॉइड रेशियोज इन द लूजेस्ट एंड द डेंसेस्ट स्टेट्स आर। मींस मेरे पास अगर सैंड के यूनिफॉर्म साइज के स्फेरिकल पार्टिकल्स होंगे तो मुझे लूजेस्ट स्टेट की वॉइड रेशियो बताओ, मुझे डेंसेस्ट स्टेट की वॉइड रेशियो बताओ। पहले बात करने जा रहा हूं लूजेस्ट स्टेट की। मान लीजिए मेरे पास कोई क्यूब है, इसमें यूनिफॉर्म स्फेरिकल पार्टिकल्स किसके पड़े हैं, सैंड के। किसके पड़े हैं, सैंड के। जब मैंने इसको यूनिफॉर्मली भरा, तो अगर आप भी देखेंगे ना, कोई भी यूनिफॉर्म, मान लीजिए मेरे पास एक बाल्टी है, एक बकेट है, उसमें मैंने बॉल्स रख दी यूनिफॉर्मली, तो मुझे क्या पता चलेगा कि वॉइड सबसे ज्यादा उसमें आएंगे। जब कोई यूनिफॉर्म चीज रखते हैं ना, सिर्फ स्फेरिकल, वो भी स्फेरिकल चीजों को रखें, तो वॉइड सबसे ज्यादा आते हैं। मींस जब वॉइड सबसे ज्यादा आएंगे तो मेरी वॉइड रेशियो क्या आएगी, मैक्सिमम। तो वॉइड रेशियो मैक्सिमम कब होती है, जब मेरी सॉइल लूज होगी, उतने ज्यादा वॉइड्स होंगे, इतने ज्यादा वाटर या एयर होएगा, है ना। तो मींस मेरी ई जो लूजेस्ट स्टेट की जो वॉइड रेशियो होगी वो होगी ई मैक्सिमम। वो क्या होगी, मेरी वॉइड रेशियो ई मैक्सिमम। अब इसको क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को वैसे कहते हैं क्यूबिकल एरे। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, क्या कहते हैं, क्यूबिकल एरे। ओके, तो ई मैक्स क्या होगा, लूजेस्ट स्टेट की क्या होगी, 0.91। वैसे तो ये काफी लंबी कैलकुलेशन है, बट अभी नहीं करने वाला क्योंकि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होगी। ठीक है, ये पता चल गया। अब मैंने इसी स्ट्रक्चर को ना धक्का दे दिया, तो क्या होगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर सा बन जाएगा, मींस जो मेरे सॉइल के जो पार्टिकल्स है ना, सैंड के जो पार्टिकल्स हैं, वो काफी डिस्टोर्ट हो जाएंगे, जो काफी डिस्टोर्टेड स्टेट में आ जाएंगे। मींस जो वॉइड्स की जगह थी ना, अब वॉइड्स कम हो गए हैं क्योंकि वॉइड्स की जगह पर सॉलिड आ गए हैं, क्योंकि डिस्टोर्ट हो गया। यहाँ एक एंगल सा बन जाता है, दैट इज 60 डिग्री। अब इसको क्या कहते हैं, रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर, रोम्बोहेड्रल एरे कह देते हैं, है ना।
अब इसमें क्या हुआ, जब मैंने इसको धक्का दिया, ये सारे वॉइड्स डिस्टॉर्ट हो गए, अपनी अपनी जगह से हिल गए, जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो वॉइड्स की जगह ले ली, मींस मेरे वॉइड्स कम हो गए, मतलब मेरी सॉइल डेंस हो गई, वॉइड्स कम हो गए, मींस मेरी जो डेंसेस्ट स्टेट में वॉइड रेशो क्या आएगी, वॉइड रेशो मिनिमम आएगी। तो जब कैलकुलेशन की इसमें, तो जो वॉइड रेशो की मिनिमम वैल्यू थी वो आई 0.35, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 0.35। आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन मुझे क्या कहता है, ए सैचुरेटेड सैंड सैंपल हैज अ ड्राई यूनिट वेट ऑफ 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मींस मेरे पास एक सैंड सैंपल है दैट इज सैचुरेटेड, दैट इज फुली सैचुरेटेड, मींस उसमें क्या, जब मैंने उसको ओवन ड्राई करके उसका यूनिट वेट निकाला ना, यूनिट वेट, तो मेरे पास आया 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आगे चलते हैं, आगे मुझे कहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है दैट इज 2.65, तो मैंने गामा डब्ल्यू निकालना है। गामा डब्ल्यू के जो मुझे दिया हुआ है, गामा डब्ल्यू मुझे दिया हुआ 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। निकालना क्या, डब्ल्यू निकालना है एक्चुअली, डब्ल्यू निकालना। डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू होता है वाटर कंटेंट। सो द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इज, आइए आगे बात करते हैं, सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन में जैसे मुझे पता मेरी सॉइल फुली सैचुरेटेड है, मेरी सॉइल जो फुली सैचुरेटेड होती है ना, तो मेरे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या आता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 आता है या 100% आता है, ये हम जानते हैं। ये ड्राई यूनिट वेट गिवन है दैट इज गामा डब्ल्यू डी इज इक्वल टू 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आगे मुझे गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको मैं जी से डिनोट करता हूं दैट इज 2.65। आगे मुझे गिवन है गामा डब्ल्यू जो होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर। वैसे तो बेसिकली इसकी वैल्यू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है, बट यहाँ मुझे गिवन है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इसके कारण मैं इसी को ही फिल करूंगा। मैंने निकालना वाटर कंटेंट। अब अगर मेरे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन हो, मेरे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन गिवन हो, तो क्या वाटर कंटेंट निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ। इसका मेरे पास एक रिलेशन है जिसको मैं क्या कहता हूँ, सीवेज कहता हूँ। सीवेज मींस SE इज इक्वल टू WG, ठीक है। G भी गिवन है, W वाटर कंटेंट निकालना है, S भी गिवन है, बस E चाहिए, E निकालना पड़ेगा। E कैसे निकालूंगा, इन्हीं चीजों को यूज करके E निकालूंगा। मुझे गिवन है गामा D, इसका मैंने अभी तक यूज नहीं किया, ना गामा W का यूज किया है। तो जब इसको मैंने देखा, सोचा, जो मेरे माइंड में रिलेशन से उसको याद किया, तो मेरे पास एक आइडियल रिलेशन जो सामने आया दैट इज गामा W G गामा W दैट इज गामा D इज इक्वल टू G गामा W अपॉन 1 प्लस E। गामा D मेरे पास गिवन था 18, G भी गिवन है 2.65, गामा W भी गिवन है 10 अपॉन 1 प्लस E। तो जब मैंने कैलकुलेट किया E की वैल्यू, मैंने कैलकुलेट करके क्या आया मेरे पास 0.472, ठीक है। मेरे पास वैल्यू क्या आई, मेरे पास वैल्यू है 0.472। E की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, E की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है दैट इज 0.472। ये मेरे पास E की वैल्यू आ चुकी है। जब सीधा इसमें फिल कर दूंगा, S क्या है 1, E की वैल्यू क्या है 0.472, है ना। W मैंने निकालना है, G क्या है 2.65। तो जब ये मैंने वाटर कंटेंट निकाला, दैट कम एज 0.178। तो इसका क्या आंसर होगा 0.178। इक्वेशन की बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन मुझे क्या गिवन है, द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इज 1, मींस मुझे वॉइड रेशियो क्या दी है, मुझे वॉइड रेशियो 1 दी है। The corresponding porosity of sample is, मीन मुझे पोरोसिटी निकालनी है दैट इज ईटा। तो मेरे पास क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? हाँ है। तो रिलेशन मुझे क्या कहता है, ईटा इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E। जब मैंने E को पुट किया तो मेरा 1/2 आया दैट इज 0.5 आया। तो मेरा आंसर क्या आया, तो मेरा ईटा क्या आ गया, मेरे पास आया 0.5। तो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की वीडियो का, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। द अटरबर्ग लिमिट्स ऑफ द क्ले आर 38%, 27%, 24.5%। मुझे अटरबर्ग लिमिट्स दी गई है क्ले की। अटरबर्ग लिमिट्स क्या होती हैं, जिसको हम कहते थे ना लिक्विड लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, दीज ऑल आर दी अटरबर्ग लिमिट्स, जो मुझे तीनों गिवन। अब मुझे ये नहीं बताया गया कि श्रिंकेज लिमिट कौन सी है, प्लास्टिक कौन सी है, ये मुझे नहीं बताया गया, बट हाँ मैं जरूर पता करूंगा। कैसे करूंगा वही बताता हूँ। नेचुरल W दिया, नेचुरल वाटर कंटेंट दिया सॉइल का 30%। कहा गया, पूछा गया कि मुझे बताइए कि क्ले इज इन डैश स्टेट, कि मेरी क्ले किस स्टेट में है। क्ले प्लास्टिक स्टेट में है,
क्ले लिक्विड स्टेट में है, क्या सॉलिड स्टेट में है, सेमी सॉलिड स्टेट में है। इसको पता लगाने के लिए ना मैं ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा। ओके, ग्राफ होता है वॉल्यूम के बीच में और वाटर कंटेंट के बीच में। ओके, वाटर कंटेंट के बीच में वो ग्राफ आपने देखा होगा। ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा जाकर फिर ऐसा हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है। पहली स्टेट क्या कौन सी होती है? सॉलिड। कौन सी होती है? सॉलिड। ठीक है, और यहाँ वाटर कंटेंट कौन सा होता है? श्रिंकेज लिमिट वाला। ठीक है, मींस यहाँ वॉल्यूम कौन सा होगा? श्रिंकेज वाला। फिर आगे आती है यहाँ आती है सेमी सॉलिड। ठीक है, यहाँ कौन सा आता है? वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट वाला। फिर मींस यहाँ पर वॉल्यूम कौन सा आएगा? Vp। फिर आगे आती है प्लास्टिक स्टेट। ठीक है, प्लास्टिक स्टेट आती है। फिर यहाँ कौन सा आता है? वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट वाला। फिर लास्ट में आती है लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो ये मैंने सारे स्टेट्स दिखाई और मैंने बताना है कि मेरा जो सॉइल है किस स्टेट में लाई करेगा। तो सबसे नीचे वाली कौन सी? श्रिंकेज लिमिट वाला वाटर कंटेंट। तो सबसे कम मेरा कौन सा? 24.5%। मींस ये इसकी वैल्यू क्या होगी? 24.5%। प्लास्टिक लिमिट बीच वाली है 27%। सबसे बड़ी लिक्विड लिमिट दैट इज 38%। ओके, मुझे वाटर कंटेंट दिया हुआ है 30%। 30% किस में लाई करेगा? 27 से लेकर 30 में। मींस यहाँ पर मेरी सॉइल किस स्टेट में लाई करती है? PLASTIC, प्लास्टिक स्टेट में। मींस मेरा आंसर क्या होगा? प्लास्टिक स्टेट। सो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने 5 क्वेश्चंस करवाए हैं POIQ की गेट एकेडमी की बुक से। अगर तो आपको अच्छी लगी तो जरूर कमेंट कीजिए ताकि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।